ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने भी जवाब दिया है और जो 2 महीने से एक कथित शांति नजर आ रही थी, वो आज भंग हो गई है। अमेरिका अपना बयान दे रहा है, पर अमेरिका अपने उस बयान पर ट्रंप अपना वो बयान पूरा नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध खत्म हो गया है, पीस टॉक सब कुछ खटाई में चला गया है। युद्ध एक तरीके से कहा जा सकता है फिर से जैसे पहले चल रहा था, वही तीव्रता वापस आ रही है। एक दूसरे पर मिसाइल दागी जा रही है। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, जवाब में जहाज अपने फाइटर जेट उतार दिए हैं इजराइल ने। तो क्या कुछ चल रहा है युद्ध में, ये आपको आज बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और विनय सुल्तान मेरे साथ हैं, जिनको युद्ध की तीव्रता को देखते हुए नई डायरी लानी पड़ी है। विनय, क्या है पहले पन्ने में, क्या लिखा हुआ है और कैसे क्या इसको ऐसे देखा जाए कि फिर से वही तीव्रता जैसा जो डर था वो शुरू हो गया। आज हम देख रहे हैं जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ गए हैं। भारत सरकार ने अपील की है ईरान में रहने वाले भारतीयों की वो ईरान छोड़ दें। तो किस दिशा में जा रहा है वापस? सामान्य तौर पे सौरभ होता ये था कि हम लोग जब शुरू करते थे, पहले युद्ध के समय जब वीडियो करते थे, हम इजराइल की स्ट्राइक अलग बताते थे, ईरान की स्ट्राइक अलग बताते थे। लेकिन आज के केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि घटना कैसे घटी। तो मैं कहानी की तरह बताऊंगा कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो विवाद की शुरुआत हुई वो ये हुई कि दहिये, जो कि साउथ लेबनान की राजधानी जो है बेरूत, उसका साउथ का सबर्ब है, वहां पे उसको हिजबुल्लाह का जो है हेडक्वार्टर माना जाता है दहिये को, और उसके ऊपर हमला हुआ पहले इजराइल की तरफ से। और ईरान बार बार ये कह रहा था कि हमारी जो पीस डील है उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, इसलिए लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया जाना चाहिए। और उसके तुरंत बाद जो है तायरे और बोका में भी, जो ईस्टर्न लेबनान का हिस्सा है, साउथ लेबनान में तायरे एक जगह पड़ती है वहां पे, तो तीनों जगहों पे इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद से ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम जवाब देंगे। और आईडीएफ, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने भी एस्टिमेट लगा लिया था कि उनकी तरफ से कुछ फायरिंग आने वाली है। तो पहली वेव जो शुरू हुई उसमें 4 बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू हुई, जो कि केरमान शाह से थी, और उसमें हाइफा को टारगेट किया गया, नॉर्दर्न इजराइल के इलाके को टारगेट किया गया कि नॉर्दर्न इजराइल और लेबनान का जो सीमा लगती है वहीं पे आईडीएफ जो है अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उनको खास तौर पे टारगेट किया गया। तो उसमें हाइफा को टारगेट किया गया, और एक टाइबेरियास करके एक जगह पड़ती है, वहां पे शार्पनल गिरते हुए दिखाई दिए। वहां पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं। शार्पनल जैसे जैसे मिसाइल को अगर आप इंटरसेप्ट करेंगे तो मिसाइल के जो टुकड़े बिखरते हैं, तो वो एक तरीके से डिब्री आप समझ लीजिए, तो वो गिरते हुए दिखाई दी। दूसरी वेव जो इन्होंने शुरू की वो तबरीज से की, 5 मिसाइल थी ईरान ने कंटिन्यूसली 6 वेव में हमला किया। और दूसरी वेव शुरू होने के बाद में अब्बास अरगची, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट डाला, एक ट्विटर पे एक पोस्ट लिखा, उसमें लिखा कुछ भी नहीं, लेकिन लेबनान और ईरान के झंडे को मिला के और दोस्ती वोस्ती टाइप का, कि हम लेबनान की रक्षा करने के लिए हमला कर रहे हैं, ये उन्होंने संदेश देना शुरू किया। तो उसके उसके जवाब में जो है एतमार बिन गाविर, जो वहां की नेशनल सिक्योरिटी मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने ये ट्वीट किया कि आज रात को तेहरान जरूर जलेगा, मतलब तेहरान मस्ट बर्न टू नाइट। तो ये उन्होंने उसके बाद में उर्मिया एक जगह पड़ती है ईरान से, वहां से तीसरी वेव शुरू हुई। चौथी वेव तबरीज से शुरू हुई, जहां से 10 मिसाइल की बड़ी वेव थी। पांचवी और छठी वेव कॉम से शुरू हुई, एक कॉम करके जो रिलीजियस शहर है ईरान का, हमारे दर्शक जानते हैं। इस तरीके से 6 वेव जब पूरी हो गई, 6 वेव ईरान की तरफ से, तो उसके तुरंत बाद जो है ट्रंप का एक बयान आता है, और उसमें वो कहते हैं कि ठीक है, ईरान ने अपनी मिसाइलें जो दागनी थी आपने दाग ली, अब आप जो है अब बहुत हो गया, इट्स इनफ, और अब जो है आप वापस नेगोशिएशन टेबल पे लौट आइए। ये ट्रंप के द्वारा कहना था। तो ट्रंप ने कहा इजराइल माना इस बात को? तो इजराइल को फिर उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल मानेगा, क्योंकि तो ट्रंप ने कहा कि मैं ठीक है, बीबी नेतन्याहू से बात करूंगा और उनको तुरंत समझाऊंगा, क्योंकि हम बिल्कुल डील के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं, और यहाँ से अब जो है इस पूरे के पूरे मामले को जेपरडाइज मत करिए, इसको सबोटाज मत करिए, जो पीस टॉक चल रही है उसको चलने दीजिए। तो इसके बाद में जो है ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ईरान में भी ये शोभा होने लगा कि हो सकता है इजराइल की तरफ से जो है काउंटर अटैक आए। तो ईरान ने फिर उस गेम को कैसे खेला डिप्लोमेटिकली, कि ईरान ने ये बयान दे के कहा कि अगर हमारे ऊपर वापस इजराइल का जवाबी हमला होता है तो फिर सारे यूएस बेसिस को हम लेजिटिमेट टारगेट मानेंगे। तो यूएस की ये जिम्मेदारी है कि जो सीज फायर उन्होंने कॉल किया है उसको जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जो है उसको इंश्योर करवाएं कि वो इम्प्लीमेंट हो, और इजराइल जो है उस सीज फायर को माने, और नहीं मानता तो फिर हम यूएस बेसिस के ऊपर भी हमला करेंगे। फिर ट्रम्प नेतन्याहू की बातचीत हुई, फोन कॉल हुआ, फोन कॉल होने के बाद में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें ये कहा गया कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से ये कहा कि हम बहुत ही शदीद एक जबरदस्त हमला जो है ईरान के ऊपर करना चाह रहे हैं। तो ट्रम्प ने जो है कहा कि हम इसमें
हिस्सा नहीं लेंगे। उसके थोड़ी देर बाद में जो है इजराइल की कैबिनेट मीटिंग होती है, जिसमें ये बात की जाती है कि ईरान के ऊपर कैसे बात करें, क्या उसके आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ समझना होगा एक और बड़ी बात कि इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से ठीक पहले ऐसी स्थिति हो कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करे और इजराइल रिटेलिएट ना करे, ये स्थिति जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है ओपोजिशन की तरफ से बीबी नेतन्याहू के खिलाफ। तो बीबी नेतन्याहू वैसे भी एक बहुत कमजोर पॉलिटिकल सिचुएशन में है अभी, क्योंकि लगातार 4 साल से वो युद्ध में है, और उसके बाद में ओपोजिशन के ऊपर इस किस्म के आरोप लगाते हैं, तो ये पॉलिटिकल स्कैंडल हो जाता है बीबी नेतन्याहू के लिए। तो इंटरनल प्रेशर भी उनके ऊपर था। तो कैबिनेट मीटिंग में तमाम किस्म की बातें हुई, कहा गया कि हो सकता है कि कुछ दिन के लिए डिले कर दें, देखते हैं कि क्या कोई डील हो पाती है नहीं हो पाती, इस किस्म की बात हुई। इस बीच में ट्रंप का एक और ट्वीट आता है, जो कि मतलब जो ट्रुथ सोशल पे वो लिखते हैं बाद में वही ट्विटर पे जाता है। तो वो ट्वीट जो है काफी विवादित रहा। उसमें ट्रंप ने साफ साफ तौर पर ये लिखा कि नेतन्याहू के पास ईरान डील को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने फिर इंग्लिश का एक जुमला है जिसको मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ, बोल देता हूँ, आई कॉल ऑल द शॉट्स, बीबी डज नॉट। मतलब मैं जो है सारे फैसले जो है मैं ही लेता हूँ, बीबी नहीं लेते हैं, तो जो डील मैं बताऊंगा उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये आप समझिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि चुनाव में जा रहा है, उसके लिए कितना डेवेस्टेटिंग है कि वो उसको ये कहा जाए कि आप यूएसए के जो है कॉमनवेल्थ स्टेट की तरह, सैटेलाइट स्टेट की तरह, एक कॉलोनी की तरह काम कर रहे हैं, आप यूएसए के पूरी तरीके से फंदे में हैं। तो इसके बाद में हमको ये समझ में आ रहा था कि अब जो है इजराइल की तरफ से ये ट्रंप का जो बयान आया है, तो ये बीबी नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकली बहुत घातक होगा। इसके बाद जो है इजराइल की तरफ से अटैक आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ट्रंप आएगा। ने तो कह दिया कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये फिर वहां समझ में आ गया कि ट्रम्प जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बीबी नेतन्याहू के लिए खुद एक तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा उसके बाद में अगर नहीं करेंगे। और वैसा हुआ भी। आज सुबह ही जो है सबसे पहले तेहरान पे हमले किए गए, फिर तबरीज, बेरूत में जो मतलब लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहां भी हमले किए गए। इसके अलावा करज, किरमानशाह, इस्तेफाहान, तमाम शहरों के ऊपर जो है हमले किए गए, इजराइल के द्वारा लगातार हमले किए गए। उसके अलावा तेहरान में कई मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई, जिसमें मेहराबाद एयरपोर्ट की जो स्ट्राइक है वो, इसके अलावा वहां पे जो स्पेस जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर हमला हुआ, जिसको कि आईआरजीसी का फैसिलिटेशन सेंटर माना जाता है। इस तरीके से लगातार हमले इजराइल की तरफ से किए गए। अच्छा, ईरान ने जो 6 वेव जो ऑपरेशन किया था मिसाइल्स का, उसके बाद में उन्होंने कह दिया था कि अब हम आगे हमला नहीं करेंगे, हमारी तरफ से जो रिटेलिएशन करना था वो खत्म हो गया, अब हम आगे हमला नहीं करेंगे। एक तरीके से शांति का भी एक प्रस्ताव भेजा गया कि अब जो हो गया, अब जो है इसी को सच मान लो। अब इजराइल ने ये जो हमले कर दिए, फिर इजराइल ने कहा कि अब हम आगे नहीं करेंगे। अब इजराइल हाँ, अब कहा कि हमारा रिटेलिएशन हो गया है, अब हम आगे नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि ईरान ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम तमाम यूएस बेसेस को जो है लेजिटिमेट टारगेट मान लेंगे। और उसके बाद में ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, उसके ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी गई। 2 बैलिस्टिक मिसाइल का मारने का मतलब ये होता है, जब आप बड़ी वेव नहीं भेज रहे होते तो उसको हम वार्निंग शॉट की तरह लेते हैं कि अब देखो हम यहाँ पे मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 ही आएंगे, अगली बार जो है ज्यादा भी आ सकती हैं। तो ईरान ने जो है और ईरान ने उसके अलावा 4 मिसाइल्स जो हैं वो मारी हाइफा की तरफ, जिसमें से एक समारिया करके एक जगह पड़ती है जेरूसलम के पास में, वहां पे एक मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, जिसमें 3 घर डैमेज होने की बात इजराइल मीडिया की तरफ से कही जा रही है। और इसके तुरंत बाद जो है ईरान ने जो है फिर जो एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने जो मिसाइल मारी हैं, उसके तुरंत बाद जो है इजराइल ने फिर एक और बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर दिया। तो आप ये समझिए कि पहले ईरान की तरफ से मिसाइल मारी गई, उसके बाद इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर भी 2 वार्निंग शॉट मारे गए बैलिस्टिक मिसाइल के। उसके अलावा 4 मिसाइल जो हैं वो ईरान में दागी गई, जिसमें हाइफा इजराइल की तरफ दागी गई ईरान की तरफ से। और उसमें जो है एक मिसाइल का जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था, हालांकि उसमें बड़ा डैमेज होने की बात नहीं की। इसके तुरंत बाद इजराइल ने फिर एक एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। मतलब एक स्ट्राइक के बाद सभी दोनों देश बोलते हैं कि अब नहीं करेंगे, और मगर अगला कर देता है तो फिर वापस कर देते हैं। हाँ, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं फिर तो। हाँ, तो इजराइल ने इस बार जो किया है, तो इजराइल ने पेट्रोकेमिकल की जो फैसिलिटीज हैं वहां पे ईरान की, जो कि कहा जा रहा था कि एनर्जी और पेट्रोकेमिकल वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छुआ जाएगा, जो कि बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। तो उसमें कारून और करके एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है शहर में,
उसको निशाना बनाया। यहाँ पे 25% प्रोडक्शन होता है ईरान के टोटल पेट्रोकेमिकल मतलब बड़ा प्रोडक्शन जगह का। छोड़ दिया फिर तो और उसको शट डाउन कर दिया गया उसके बाद में। हाँ। तो ये स्थिति है, और टोटल 31 मिसाइल जो है ईरान की तरफ से दागी जा चुकी हैं अब तक इजराइल के ऊपर, और जिसमें से 30 ईरान की तरफ से दागी गई, एक यमन की तरफ से, हूतीज की तरफ से दागी गई। अच्छा, हूतीज ने फिर ये जो है एलानिया तौर पर जो है इजराइल के साथ में जंग का ऐलान कर दिया और कहा कि अब जो है बाब अल मंदाब को भी हम ब्लॉकेट लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इजराइल से जुड़ी हुई जितने भी वेसल्स हैं उन्हीं के लिए ब्लॉकेट लगाया है। लेकिन एक तरीके से अब बाब अल मंदाब पे हूतीज जो है वो भी आके बैठ गए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हुआ है और बाब अल मंदाब में भी वही स्थिति आ चुकी है। तो ये अभी तक का जो घटना विकास है, और हम अभी अगर आपको अभी के हालात बताएं तो लगातार जो है हमले वहां पे चल रहे हैं। तो मैं एक बार अपडेट भी देख लेता हूं कि कोई अपडेट बड़ी आई है मगर तो सुल्तान उसको ये आप बताओ हमको कि भाई दुनिया देख रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हाँ। कि शायद वो पीस टॉक को अभी सक्सेसफुल जो है कर ले जाए। ईरान की जो इजरायली जो कान न्यूज है, जो कि वहां का स्टेट मीडिया है, उसने ये कंफर्मेशन दिया है कि जो लेटेस्ट इजरायली अटैक है जिसमें ईस्टर्न तेहरान तेहरान साउथ ईस्टर्न तेहरान, नॉर्दर्न करज का जो इलाका है, और बट कहन जो है करज का इलाका है, बट कहन साउथ करज में है। तो नॉर्दर्न और साउथ दोनों करज का जो दोनों प्रोविंस है उसमें भी, और नॉर्दर्न कंट्री साइड ऑफ इस्फहान। तो यहाँ पे जो है तमाम और हमादान एक रीजन पड़ता है, वहां पे जो है ये नई एक एयर स्ट्राइक हो गई है। अब अगर भाई इजराइल और ईरान हर बार बोल रहे हैं कि अब नहीं करेंगे और कर देते हैं, और ये लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जो मिसाइल अटैक हैं चाहे वो नहीं, अब ये एस्केलेशन जो है वो एक तरीके से फुल फ्लैज वॉर टाइप का एस्केलेशन ही हो गया है। अभी देखते हैं कि ईरान की तरफ से कितना रिस्ट्रेन वो करते हैं अमेरिकन बेसेस को हमला करने से पहले। तो ये थोड़ा सा देखने की बात होगी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हमने इस विषय पे वीडियो किया था तो हमने अपने दर्शकों को बाकायदा ये बताया था कि आने वाले समय में एक संभावना जो मेरा एनालिसिस कह रहा था वो ये बनती है कि जिस तरीके से 12 डे वॉर में ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे थे और अमेरिका जो है फ्रंटलाइन से हट गया था, वैसी स्थिति जो है फिर से पैदा हो जाएगी कि ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं। तो वही जो है हमको सच होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। जो हमारा एनालिसिस कह रहा था उसके हिसाब से ही हमको चीजें होती हुई दिखाई दे रही। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रम्प का तमाम दावा है कि हम ये डील के करीब हैं और ये हैं और वो हैं, और बीबी नेतन्याहू को माननी ही पड़ेगी हमारी जो डील दी हुई है, तो वैसी स्थिति फिलहाल बनती हुई हमको नहीं दिखाई दे रही है। इजराइल जो है कब से खुद को जब्त करके बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका बिजनेस जो है, जब तक वो लेबनान से हिजबुल्लाह की थ्रेट को खत्म नहीं कर देंगे तब तक वो जो है उनका बैठना जो है वो ठीक नहीं होगा, वहां की रणनीतिक हिसाब से भी ठीक नहीं होगा, उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे। और ईरान के लिए है कि अगर लेबनान से हिजबुल्लाह चला गया तो एक जो उनके पास में जियोपॉलिटिकल लेवरेज है इजराइल के खिलाफ की, वो एकदम इजराइल की सीमा के करीब आके उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। जबकि इजराइल को अगर हमला करना होगा तो उनको ईरान क्रॉस करना पड़ेगा, पूरा सीरिया क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद वो हमला कर सकते हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल लेवरेज है उसको छोड़ेंगे नहीं, वो किसी भी हालत में हिजबुल्लाह को जिंदा रखना चाहेंगे लेबनान में। तो ये स्थिति अभी है वहां पे। सारी अटक भी गई है आके लेबनान पर। जो शुरुआत भी मुझे लगता है दोबारा युद्ध की वो लेबनान के चक्कर में लेबनान के चक्कर में ही हुई है। जो दहिए इन्होंने ये कहा था कि खास तौर पे जब पिछली बार ट्रंप ने ये कहा था कि अब जो है इजराइल जो है हमला नहीं करेगा लेबनान पे, तो उन्होंने लेबनान नहीं कहा था, उन्होंने बेरूत कहा था। क्योंकि दहिए जो कि साउदर्न सबर्ब है लेबनान, माफ कीजिए बेरूत का, वो एक तरीके से हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है। और वहां पे जो लोकल मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है उन्होंने भी ये कहा कि दहिए पे जो अचानक से हमला हुआ इजराइल की तरफ से, तो उसमें हिजबुल्लाह पूरी तरीके से शॉक में आ गया, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि अब जो है हमला होगा ट्रम्प के इंटरवेंशन के बाद में। इसके बावजूद जो है इजराइल ने वो हमला किया वहां पे। तो अभी जो है स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है वहां पे, और हो सकता है एस्केलेशन तो लगातार चल ही रहा है दोनों तरफ से। हालांकि छोटी वेव्स हैं, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे जिस तरीके से हमने वो देखा था कि पिछले वॉर में 40 दिन के वॉर में जिस तरीके के हमले हो रहे थे उस लेवल के हमले नहीं है, लेकिन एक एस्केलेशन जो है लेडर दोनों तरफ से चढ़ा जा चुका है। अब यह है कि ईरान जो है वो अमेरिका को इसमें लपेटने की कोशिश करता है या नहीं, या एक पैरेलल डील अमेरिका के साथ में कर लेता है और अमेरिका और इजराइल के साथ में उसी तरीके से सिंगे उलझा के रहता है, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। तो आपने देखा कि पूरा सिलसिलेवार तरीके से सुल्तान ने आपको बता दिया कि हमले कहां से शुरू हुए और कैसे कैसे लगातार एस्केलेट होते गए। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भाई चेतावनी दे रहे हैं नेतन्याहू को कि रोक लो, आप हमला मत करो, पर उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उनके लिए हमला करना जरूरी है, तो वो उधर से जारी है। हर बार जवाब में ईरान भी हमला कर रहा है। तो अब ये क्या
और भयानक एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा या डोनाल्ड ट्रंप इसको थोड़ा सा रोक लेंगे, ये देखने वाला होगा। नजर हमारी बनी रहेगी इस पर। बाकी दुनिया के लिए ये वापस से जो दोबारा से तीव्रता बढ़ी है, ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इकोनॉमिक सिचुएशन की जो बात हो रही है वो चिंताजनक है ही है। क्रूड ऑयल के रेट आज देख रहे हैं फिर से स्पाइक कर गए, बढ़ गए हैं, तो बहुत अच्छा ही संकेत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हमारी नजर भी रहेगी। आप न्यूज प्रिंस देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मेरे साथी विनय सुल्तान है, कैमरे पीछे अनुराग है। शुक्रिया। शुक्रिया।